नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। हमने बात की थी एसआईआर के बारे में। बिहार में चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जो है, उसने कहा मतदाता सूची को देखना जरूरी है, वेरीफाई करना जरूरी है विधानसभा चुनाव से पहले। जब हमने इस बारे में बात की थी कुछ हफ्तों पहले, तब ये प्रक्रिया बस शुरू ही हुई थी। अब इसका पहला मसौदा यानी पहला ड्राफ्ट आ चुका है। लगातार जब ये प्रक्रिया चल रही थी, तब स्थानीय तौर पर बीएलओज क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को फॉर्म्स नहीं मिले हैं, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे दस्तावेज नहीं है, उन्हें बनाने के लिए बहुत भागदौड़ है और ये प्रक्रिया आसान नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारी खबरें हुई, ऐसी खबरें करने वाले रिपोर्टर्स पर एफआईआर भी हुई। अब पहला मसौदा आ चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि 65 लाख लोग के नाम हटाए गए हैं। इस 65 लाख में से आयोग का कहना है 22 लाख मृत थे, 36 लाख स्थायी रूप से शिफ्ट हुए या उन्हें मिले नहीं और 7 लाख डुप्लीकेट थे। इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी बुधवार को और अब 9 अगस्त तक उसने सरकार से, आयोग से जवाब मांगा है। ये पूरी प्रक्रिया किस तरह चल रही है, किस तरह चुनावी जो हमारी प्रक्रिया है भारत के लोकतंत्र में, उस पर लगातार सवाल उठे हैं। आज हम कार्यक्रम में इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष, आपका स्वागत है। हमारे साथ है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और लेखक पूनम अग्रवाल। पूनम, आपका स्वागत है। पूनम, आपकी किताब भी जो आई है वो भी भारत के इलेक्शन के बारे में बात करती है। अब विधानसभा चुनाव से बिहार में ठीक पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे पहले सवाल आया था कि इस प्रक्रिया की क्या ज़रूरत है, और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर। अब पहला ड्राफ्ट आया है, फिर से बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं। उनका कहना है कि ये 65 लाख कौन है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे वेरीफाई होंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया पर सवाल है, इसे आप किस तरह से देखती हैं विद द एक्सपीरियंस यू हैव हैड ऑन द ग्राउंड? तो आपने जैसे किताब का जिक्र किया, तो इंडिया इंक जो मैंने किताब लिखी है उसमें इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर पूरा विस्तार में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में, अगर मैं स्पेसिफिक पीरियड बोलूँ तो 2019 से लेकर अभी तक जो पीरियड है उसमें हमने देखा कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जिस तरह से वो फंक्शन कर रहा है उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये हमने 2024 में खास तौर पे अगर मैं बोलूँ तो उस समय हमने देखा है कि जो लोगों का डिस्ट्रस्ट जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, भरोसा जो था वो कम हुआ है, क्योंकि जो डेटा उन्हें शेयर करना चाहिए था वो पब्लिक डोमेन में वो नहीं डाल रहे थे जब तक बहुत आवाज उठाया ना गया। तो वो जो उस समय हुआ, वो उसके बाद अब हम बिहार पर अगर आए, बिहार एसआईआर, तो जैसे ही बिहार एसआईआर आए तो पहला सवाल यही उठा कि क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल उठा किस तरह से कर रहे हैं। द प्रोसेस सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आपको नागरिकता प्रूव करना है और 1 महीने के पीरियड में आप चाह रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो सवाल जो थे वो खड़े हो गए थे इनिशियली जैसे ही नोटिफिकेशन आया। और फिर आपने देखा जो पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, वहां पर भी उन्होंने कहा कि ये जो टाइम पीरियड है और जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, ये आप कैसे कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन था जजेस का कि आप ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें से तो ये शायद हमारे मेरे पास ही ना हो, विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉमेंट। तभी तो कोर्ट ने कहा कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद जो सुनवाई हुई उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि नहीं, हम ये 11 डॉक्यूमेंट्स ही ले रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने इतने शब्दों में नहीं कहा, बट दैट वाज वेरी इशारा क्लियर। काफी था। हाँ, काफी था। तो अगर आप अभी जो बुधवार के बारे में कहें तो उसमें जो मैटर है वो एक स्टेप अब आगे बढ़ गया। ये एक इंटरवेंशन था पेटिशनर्स की तरफ से। ब्रीफली मैं बता दूं, इंटरवेंशन इसलिए उन्होंने किया कि जो 65 लाख वोटर्स का आपने बात करा है जिनका नाम कट गया है, वो वोटर्स का जो इन्होंने जो सूची शेयर की है, जो डेटा शेयर किया है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उस डेटा में उन्होंने नाम, रिलेटिव्स के नाम, उम्र, इस तरह की डिटेल्स दी, लेकिन कारण नहीं बताया कि इस फलाना इंसान का नाम इसलिए कटा है क्योंकि वो जिंदा नहीं है या माइग्रेट करे हैं। तो आप कैसे ये वेरीफाई करेंगे, डुप्लीकेट है। या डुप्लीकेट है, आप वेरीफाई कैसे करेंगे। आप जब तक ये नहीं कहेंगे पूनम अग्रवाल का नाम इसलिए हटा क्योंकि वो मर गई है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे जाकर उसके घर में कि वो जिंदा है कि मर गई। तो वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन इज द मेन इशू जो इन्होंने, जिसके कारण ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया है। आशुतोष, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं लगातार प्रक्रिया पर, कहीं ना कहीं हमने देखा कि जब बीएलओस को भेजा गया तो संख्या पर्याप्त नहीं है या बीएलओ फॉर्म नहीं ले रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किस तरह से हमारे पास कोई, जैसे अगर मैंने फॉर्म लिया, मेरे पास कोई रसीद नहीं है कि
मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये भी क्या डिस्ट्रस्ट की वजह हो सकती है, और क्या इस तरीके की चूकों को, और वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ हमें पता है कि बहुत सारी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो इतनी एडवांस नहीं है कि उसको पता हो कि हाँ उसे एक रसीद या एक पावती लेनी है, उसने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो क्या इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था? देखिए, चुनाव नहीं, पूरी चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव होती है। जी। सिर्फ वोट डालने का काम नहीं है। जिस तरह से आप इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, तो जो ये हो रहा है उसने लोकतंत्र पर आम नागरिक का, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में, वह उसकी आस्था डगमगा दी है। जो 11, थोड़ा और पहले से शुरू कीजिए, जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कितने लोगों के पास होंगे? आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, वो सारे के सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी नौकरी का है, पेंशन का है। कितने लोग हैं बिहार में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा? अब थोड़ा आगे आइए। अखबारों की रिपोर्ट बताती है गोपालगंज जैसे ज़िलों में 17 में से करीब 17 लाख जो फॉर्म हुए, उसमें 10 लाख के पास कोई किसी तरह का कोई सबमिशन डॉक्यूमेंट ही नहीं है। बगैर किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के पास ऐसी कोई ये फॉर्म उपलब्ध नहीं और है। क्या 1 महीने की जो अवधि दी गई बहुत थी कम उसमें है, बनवाना क्या पॉसिबल एकदम था? असंभव है। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, क्योंकि हम वोटर कटने की बात कर रहे हैं। जो वोटर कटे हैं उसमें से 31 लाख स्त्रियां हैं, 25 लाख पुरुष हैं, 31 स्त्रियां हैं। तो बिहार जैसे राज्य में, जहाँ के अमूमन माइग्रेशन बहुत अधिक होता है और मेन का माइग्रेशन होता है, विमेन कम रहती हैं, विमेन अपेक्षाकृत उसी राज्य में रहती हैं, तो स्त्रियों का तो नाम कहीं अधिक होना चाहिए था। तो इससे आकलन ये निकलता है कि स्त्रियां हुई, ऐसे ही माइनॉरिटीज़ की बात आ रही है, जो मुस्लिम बाहुल्य ज़िले हैं, ये बात आ रही है कि गोपालगंज है मसलन, उसमें सबसे अधिक नाम कटे हुए हैं। तो जो इलाके पिछड़ी समुदायों के हैं, मुसलमानों के हैं, स्त्रियों के हैं, वहाँ अगर सर्वाधिक डिलीशंस होते हैं, तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही स्तब्ध कर देने वाली खबर है ये। जी। पूनम, जब हम बात कर रहे थे शो से पहले, तब हम बार बार ये बात कर रहे थे कि बहुत सारी जगहों पर बीएलओज का रिकमेंडेशन भी चलेगा। ये किस तरह से काम करेगा, क्या आप समझा सकते हैं दर्शकों? देखिए, ये जो एप्लीकेशन इंटरवेंशन, अर्जेंट इंटरवेंशन जो लगाया है पटिशनर ने, इस एप्लीकेशन में दो प्रेयर्स हैं मेनली। एक तो ये कि 62 लाख वोटर्स की प्रॉपरली आप दीजिए डिटेल्स विद रीजनिंग। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि अगर आप 24 जून का नोटिफिकेशन पढ़े तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त जब वो लेंगे पब्लिक से, तो उसमें बीएलओ को लिखना है रिकमेंडेड बाय बीएलओ, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। जहां पर नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ होगा, उस पर्टिकुलर एन्यूमरेशन फॉर्म को ईआरओ, यानी कि उनका सीनियर जो है, वो उस फॉर्म को फिर वेरीफाई करेंगे। यानी कि बीएलओ ने उस पर्टिकुलर एन्यूमरेशन फॉर्म पे सवाले निशान लगा दिया। अब ये जो डेटा है कि कितने में रिकमेंडेड है, कितने में नहीं है, बीएलओ ने क्या करा है, वो डेटा भी पेटिशनर्स ने मांगा है कि जी, भाई और आप, क्या रीजन है इसका, क्या हम ये जान सकते हैं, क्या वो आमतौर पर? पैरामीटर्स ही नहीं पता हमें कि जी, कि किस किस बुनियाद आधार पे, पर किस वो आधार पे रिकमेंडेड? बीएलओ ने कहा कि नॉट रिकमेंडेड। वो आधार भी हमें क्लियर नहीं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है अभी तक पब्लिक डोमेन में, वो इलेक्शन कमीशन ने जितना शेयर किया उससे यही चीज क्लियर है कि ये करना है उन्हें। अब आधार क्या है वो तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, बीएलओ को क्या पैरामीटर्स दिए गए। पर जो चुनाव के कानून हैं, जो जितने भी अधिनियम बने हुए हैं, क्या ये उनसे कहीं भी मैच कर रहा है? कि जो हो रहा है क्या वो कानूनन सही है या गलत है? देखिए, जहाँ तक हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं बकायदा, जी। वहाँ पर आरपी एक्ट है जी। बकायदा। तो जितना आप ये जो प्रोसेस है, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है कि आपसे आपकी नागरिकता पूछे। हैविंग सेड दैट, आपकी नागरिकता पे सवाल जब खड़ा हो, अगर मैं कहती हूँ कि मीनाक्षी इंडियन सिटीजन नहीं है और मैं कंप्लेंट दूं इलेक्शन कमीशन को कि ये नहीं है, तब उस पर इलेक्शन कमीशन आपसे नागरिकता मांग सकता है कि आप अपना सिटीजनशिप प्रूव करो। ये नहीं कि सो मोटा आप जाके सबसे मांगे। जी। दैट इज नॉट देयर मैंडेट। पर क्या बार बार जो सवाल उठ रहा है उसमें है कि नागरिकों को पर ये क्यों बोझ होना चाहिए कि वो ये साबित करें कि वो मतदाता नहीं है? अगर उनके पास जो भी ज़रूरी
अगर उनके पास वोटर आईडी है जो कि चुनाव आयोग ने ही उन्हें दिया हुआ है, उनके पास एक नंबर है उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो ये ओनस फिर भी उनके पास क्यों है कि वो ये साबित करें कि वो मतदाता है? ये प्रश्न बहुत ही गंभीरता से चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, यहाँ एक बात थोड़ा स्पष्ट करनी चाहिए कि भारत में नागरिक ही मतदाता हो सकता है। मेरे ख्याल से इसमें हम एकदम स्पष्ट हैं। हमें कोई इस बात स्वीकारने से गुरेज नहीं है कि अगर कोई नागरिक नहीं है तो मत न डाले। लेकिन नागरिक प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? नागरिक प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ एमएचए गृह मंत्रालय ही देख सकता है। चूंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे चुनाव आयोग ने 1951 से लेकर अब तक बहुत ही सदाशय तरीके से उसने तमाम चीज़ों को अपनाया, तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्वीकारा समय समय पर, और इस तरह से हमारे इलेक्टोरल रोल का विस्तार किया ताकि हम लोगों को हमारी केंद्रीय सरकार की कमी से, अगर हमारे पास कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे मत के अधिकार से वंचित ना किया जा सके। अब क्या हो रहा है, पहली बार कि चुनाव आयोग ने उस दायित्व को अपने हाथ में ले लिया है जो कि केंद्र सरकार का है। तो चुनाव आयोग इस समय एमएचए की भाषा में बात कर रहा है। पर जब ये बात कोर्ट में उठी थी, पूछा गया था, तब उसने खुद कहा कि भाई हम हाँ, कहा गया कि आप नागरिकता नहीं कर सकते, तो कह रहे कि नहीं हम कर सकते हैं। तो प्रश्न यही है, कैसे? आखिर ये आपका दायित्व नहीं है, ये आपका मैंडेट नहीं है। आप चुनाव आयोग मेरी नागरिकता को डिफाइन नहीं कर सकता है। मेरी नागरिकता अगर डिफाइन होगी तो किसी और तरीके से होगी। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि चुनाव आयोग आखिर कैसे अपने ही वोटर कार्ड को जो अब तक देता आ रहा है उसे नकार सकता है। जी, ये बहुत ही बुनियादी सवाल होता है कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, एक नंबर है जिसपे मैंने 2 से 3 या जितने भी पिछले चुनाव हैं मैंने उनमें वोट दिया, साल भर पहले लोकसभा चुनाव में दिया, पर अगर अब मेरा नाम नहीं आता है तो उस वोटर आईडी की वैल्यू क्या है? और जो चुनाव मैंने पीछे जिनमें मत दिया है, क्या उन पर सवाल नहीं उठेगा? एकदम। मैं यहाँ एक बात आपने कहा, थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं कैसे ये जो पूरी प्रक्रिया है कैसे सिर्फ गैरकानूनी नहीं, असंवैधानिक है। हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है, यानी कि कोई भी एक्शन जो आर्बिट्ररी है, देखिए आर्टिकल 14 एकदम स्पष्ट है, एनीथिंग विच इज आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट द कोर ऑफ आर्बिट्ररीनेस। चुनाव आयोग का ऑर्डर क्या कहता है, जून वाला? ये वोटर को उसकी जन्म तिथि के आधार पर बांट देता है। आप फलां तिथि से पहले पैदा हुए हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं, फलां तिथि के बाद में पैदा हुए हैं तो आपको ये देने हैं, इस तारीख के बाद पैदा हुए हैं तो आपको माँ पिता का भी देना है। ये इससे अधिक आर्बिट्रेरीनेस क्या होगी? इसी तरीके से आप 2003 से पहले के हैं तो आपको ये करना है। आप वोटर को उसकी उम्र के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। ये फंडामेंटली ये अनजस्ट है, इनइक्विटेबल है। आर्टिकल 14 संविधान की आत्मा के विपरीत है। यहाँ मुझे एक और चीज़ ध्यान आती है कि देश के ही कुछ राज्यों में कट ऑफ डेट है, पर वहाँ का इतिहास अलग है। जैसे असम में आपने कट ऑफ डेट दी कि भाई, पर वो बांग्लादेश के बनने के बाद का है और आपने डिसाइड किया, पर बिहार में तो इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हो कि आप ये जो सवाल आशुतोष जी उठा रहे हैं कि किस तरह से आप ये डेट वाइज जो बांट रहे हैं, इसका क्या, आप किस बिना पर है, क्या आधार है इसका? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उन्होंने ये जो डेट वाइज बांटा है वो सिटीजनशिप लॉ फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने ये चीज सही कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। हमार वोटिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर डिविजन कर रहा है वो सिटीजनशिप लॉ को फॉलो करते हुए कह रहा है कि भाई, आपने अगर इसके पहले जन्म लिया है तो आपको नहीं देना, और इसके बाद जन्म लिया है तो पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट्स देना है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर यही आ रही है कि एक तो आपका हक नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं, जो कि मैंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है। सुकुमार सेन जो हमारे फर्स्ट सीसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस समय जब पहला इलेक्शन था तब आप सोचिए डॉक्यूमेंट्स तो थे ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कई लोग पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए थे। तो अब वो लोग जो आए थे मुश्किल से अपने कपड़े लेकर आए थे, दस्तावेज था, बिलोंगिंग भी नहीं थी। बिलोंगिंग भी नहीं थी, इनफैक्ट पेपर्स तो दूर की बात है। लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया, उन्होंने कहा कि इट शुड बी अडल्ट सफरेज, यानी कि सबका हक होगा जिसकी उम्र 21 से ऊपर हो। तो अब आप जब ये चीज ला रहे हैं कि सबका वोटिंग राइट है, आपकी उम्र बस इससे ऊपर होनी चाहिए, दैट मीन्स इंक्लूसिवनेस, कि नहीं आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में सबसे अच्छी चीज जो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत बाद में आई थी, हमारे यहाँ पर किसी का वोटिंग राइट ये देखकर नहीं डिसाइड होता था कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका जेंडर है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं। दैट वाज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर।
सिर्फ आपका उम्र वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर उस समय, और आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आपके पास वोटिंग राइट था। तो हमारी हिस्ट्री ये है इंक्लूसिवनेस की। अब हम जो देख रहे हैं यहाँ तो आप उल्टा ही चला रहे हैं। अब आपने जैसे कहा 20 साल 22 साल में जिन्होंने दिया है वोट बिहार में असेंबली इलेक्शंस और 5 इसमें और लोकसभा में, तो वो वोटर क्या गलत थे? जी। अब अपने ही वोटिंग, फिर तो वो नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए सारे इलेक्शंस, अगर आप उस हिसाब से जाए तो। क्वेश्चंस आर मेनी, बट उनका और जवाब नहीं है। जवाब है ना, इलेक्शन कमीशन के पास है। ये जवाब मांगना चाहिए उनसे, सुप्रीम कोर्ट को मांगना चाहिए भाई। अब तो हम देखिए सब कोई भाग के सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाब ही नहीं देना चाहता। आप कुछ भी पूछ लीजिए वो जवाब ही नहीं देंगे। आज तक जवाब नहीं दिया कि ईवीएम के वोट्स पोल्ड और काउंटेड में डिफरेंस क्यों आ रहा है, जवाब ही नहीं है। तो जवाब के सवाल अब यहाँ पर आता है सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और वो 12 तारीख को पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। जी। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कोई भी विधानसभा चुनाव होता है उससे पहले नागरिकता का मुद्दा आ जाता है। झारखंड में हमने देखा वहां पर क्लेम्स आने लगे कि नहीं अवैध घुसपैठ हुई है। हम बिहार का कह रहे हैं कि यहाँ पे भी बांग्लादेशी आ गए हैं। क्या ये सवाल सरकार पर नहीं है कि लगभग 11 सालों से एक ही सरकार केंद्र में है, और अगर इतने बड़े स्तर पर घुसपैठ हो रही है तो क्या कोई जवाबदेही उस सरकार की नहीं बन रही है? आशुतोष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस सीधी पर? बात है, जवाबदेही सरकार की बनेगी। सबसे पहले सरकार बताए, मतलब कहा जा रहा है उदाहरण के तौर पर कि जो बिहार के इलाके अपेक्षाकृत बांग्लादेश के थोड़ा करीब हैं, वहाँ या नेपाल के करीब हैं, तो वहाँ से घुसपैठ हो रही है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ये सरकारी मीडिया में आ रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से हमारी सेनाएं हैं, जो बीएसएफ है, ये वो देखेगी। तो इसका ये जो फेलियर अगर अच्छा, हो तो रहा ये तो है, सरकार से सवाल ये होगा कि आपके ये 11 फेलियर साल है, सरकार में ये होते हुए उनके कैसे ऊपर है, घुसपैठ ये हुई? उनका फेलियर है। ये हमारे सेंटर, हमारी सेनाएं और हमारे जो भी हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, अंततः हमारी केंद्र सरकार, ये उनका जी। फेलियर है। ये इसमें ईसीआई क्यों पढ़ना चाह रहा है इस पूरे मसले पर। और यहाँ एक और बात बताऊंगा, क्योंकि आपने सरकार की बात कही। आप देखें इस पूरे प्रोसेस के दौरान भारतीय जनता पार्टी, यानी कि केंद्र सरकार की पार्टी, वह ईसीआई की बी टीम या ए टीम या उसको एकदम स्ट्रांगली सपोर्ट में खड़ी हुई है। स्पोक्सपर्सन स्पोक्सपर्सन, मैं आपको गजब का एग्जांपल देता हूँ। जी। कुछ एक समय पहले राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी के अखबार में महाराष्ट्र इलेक्शन पर टिप्पणी करते हुए ओपेड लिखा था। ठीक है, भी लिख देंगे। उसका रिबटल कौन देता है उसी तरह का ओपेड लिखकर? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अरे सीएम को आखिर जो ओपेड ईसीआई को संबोधित है, सीएम को क्यों उतरना है आखिर उस चीज में? लेकिन सीएम बचाव करते हैं, देखिए। तो ये मेरे ख्याल से स्थिति एकदम स्पष्ट है हमारे सामने। दिस क्वेश्चन लीड्स मी टू द क्वेश्चन कि जो चुनावी प्रक्रिया है हमारी, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठे हैं। हमने देखा कि आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी करके एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो लगातार उन्होंने जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं वो कर्नाटक की, उसको लेके 50 सवाल हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है। विपक्ष ने कहा है कि वो 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च भी निकालने वाला है। लगातार जो सरकार के साथ जिस तरह से गठबंधन चल रहा है चुनाव आयोग का, क्या हमें लगता है कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है इसमें सरकार का के हाथ की कठपुतली या टूल बन के आयोग सामने आ रहा है? आप किस तरह के देखती हैं? आपने चुनाव आयोग को बहुत करीब से देखा है, आप बहुत सारे इलेक्शन कवर कर चुकी हैं, और किताब की रिसर्च के दौरान भी आपने काफ़ी कुछ चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या लगता है, चाहे वो बॉन्ड का मसला हो, अगर हम बॉन्ड पे भी नहीं जाएं, तब भी आपने देखा कि जो चुनाव आयोग का जो खुद का कंडक्ट है, वो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सरकार के बिल्कुल अलाई की तरह काम कर रहा है, या टूल बन गया है अब कि सरकार जो चीज़ सीधे नहीं कर सकती वो आयोग की तरफ से हो रही है? जैसे कि ऑलरेडी आशुतोष जी ने एक एग्जाम्पल दे ही दिया है कि जवाब पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, सवाल का जवाब आ रहा है बीजेपी के किसी लीडर से। तो इसका मतलब क्या है भाई, आप क्यों बीच में घुस रहे हो? आपको देने के, आपका तो बनता ही नहीं है जी, बोलना। लोकस नहीं है उसमें कोई लोकस भी। स्टैंड ही नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब समझते ही है ना सरकार। ऑफ कोर्स समझती है, और इट इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन एक वो चौकीदार है कि भाई उनके, जब तक वो आपको जाने नहीं देगा पार्लियामेंट के अंदर, आप नहीं जा सकते। आपका काम वहां पर जो इम्पोर्टेंट काम है वो करो। तो जहां तक ये आप जो नेक्सस या जो भी इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच का जो नेक्सस है, ये तो आप बहुत ऑब्वियस कर दिया है। अब बीजेपी सरकार ने खुद कर दिया, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही अब बिहार एसआईआर को ले लीजिए, सब क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सिवाय बीजेपी के। भाई बीजेपी
को क्या जरूरत है इसको डिफेंड। पहली बात तो वो उनका बनता नहीं है। सेकेंडली, जिस तरह से वो डिफेंड कर रही है इसी को, कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि भाई वो खुद चाह रही है कि बिहार में एसआईआर इसी तरह से हो और नागरिकता पूछी जाए। तो सवाल मतलब आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब बहुत ऑब्वियस है और जनता भी समझ रही है। जी, यही सवाल यहाँ तक आता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि नहीं, भारत लोकतंत्र की जननी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत पहले से है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और वो संसदीय डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें हमारे जो प्रतिनिधि चुन कर जा रहे हैं, तो ये चुने जाने की जो प्रक्रिया है, अगर उस पर सवाल है तो जनता के जो विश्वास कम होगा वो चुनाव आयोग में कम होता जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठेंगे। तो अब अगर हम देखें जो लोग सवाल कर रहे हैं, आपने शो से पहले मुझे बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं, वो उन सवालों का जवाब कहाँ ढूंढे? वो इन सवालों का जवाब लेकर जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, धरना दें, उसे बाध्य करें कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसे लौटाए। हालांकि नहीं लौटाएगी, लेकिन एक मास आंदोलन हो इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ कि आखिर ये क्यों कर रहे हो आप, आपको किसने अधिकार दिया है। जनवरी 2025 में जो लोग हैं, क्या आप सिर्फ 5 महीने के अंदर 65 लाख गायब हो जाएंगे वहाँ से? इतने सारे लोग मर जाएंगे, आप कह रहे हो डिसीज हैं, इतनी डेथ रेट, इतनी सारी स्त्रियाँ कम हो जाएंगी उस ड्राफ्ट रोल से? ये एकदम असंभाव्य लगता है, इम्प्रॉबेबल लगता है। तो इसको लेकर आम जनता प्रश्न पूछ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, सिस्टमेटिकली जनता का ट्रस्ट जो है, भरोसा इंस्टीट्यूशन से मिट रहा है। अगर आप एक वाइडर एंगल उसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें ना, ये दुर्भाग्य सिर्फ बिहार का या बिहार के वोटर का नहीं है, हम सबका विश्वास जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे उठ रहा है। और ये राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको ये भरोसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर चुनाव कर पाएगा, सोचिए। तो फिर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो आपने जननी की बात कही, हम कहीं से लोकतांत्रिक नहीं रह जाते हैं फिर हम। जी, जब हम लोग शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे तो बार बार ये सवाल आ रहा था कि नागरिकता पूछने का अधिकार किसे है? क्या चुनाव आयोग ओवरस्टेप कर रहा है? मैंने शायद थोड़ी देर पहले ही कहा था कि नागरिकता डिफाइन एमएचए करती है। अगर ईसीआई वहाँ से कुछ चीज़ लेकर आ रहा है सिटीजनशिप एक्ट के तहत, तो वह उसे इम्पोज के आधार पर, इम्पोज की तरह नहीं कर सकता। आप याद करें, मैंने पहले ही बताया था कि मतदाता नागरिक ही होगा। लेकिन चूंकि नागरिक पत्र नहीं है पूरे भारत में, 125-150 करोड़ हमारी जनता के पास, तो ईसीआई ने बड़े सादाशे तरीके से, अच्छे तरीके से पिछले 60-70 सालों में ऐसे तरीके अपनाए कि हमारे पास मत का अधिकार हो, भले ही हम प्रूव न कर पाएँ। इस बार क्या हो रहा है, हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कहा जा रहा है कि आपको साबित करना है और सिर्फ 1 महीने के भीतर करना है, और उस राष्ट्र को करना है जिसने पिछले 75 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा है। जैसे बताया कि सुकुमार सेन के दौरान अगर ये हुआ होता तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम अपने शुरुआती 4-5 चुनाव शायद करवा ही नहीं पाते। और आप ये भी देखिए कि आप किन प्रमाण पत्रों को आखिर खारिज कर रहे हैं। आप आधार को खारिज कर रहे हैं, जिससे आप सारी चीजें सब कुछ जिससे लिंक है आज की तारीख जितना फैनफेयर के साथ लेकर आए थे कुछ वो, लिंक है जी, कि आधार निराधार हो रहा है। मैं कुछ नहीं ले सकता हूँ आधार के बगैर। अभी मेरे मतलब क्या ही बताऊँ आपको। आज ही दिल्ली में बोला गया कि इनकम टैक्स आप भर नहीं सकते बिना आधार के। जी। अभी आज अस्पताल में भर्ती नहीं करा आप सकते हैं, अस्पताल छोड़िए, आप रेलवे का टिकट बुक नहीं कर सकते हैं बगैर वो आधार आ के। गया है। आप जी, अस्पताल में नहीं ले जा सकते किसी को, जी। ये हालत और हो उस गई है। आधार को आप स्वीकार करने से स्वीकार मना नहीं। कर देते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन अपने ही इसको कार्ड को स्वीकार नहीं कर जी। रहा है, तो कि वो भी उन 11 में से नहीं है। नहीं, मैं एक चीज और ऐड करूंगी। जहां तक आप कह रहे प्रोटेस्ट और धरना की बात है जनता की, देखिए हमने देखा है वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, 50-60%। कितने लोग तो जाते ही नहीं है वोट करने। अब आप बताइए, वोटिंग कार्ड बनाना कितनों के लिए प्रायोरिटी होगा? जो मजदूर है, जो दूसरे स्टेट में है, वो आएगा वोटिंग कार्ड बनाने के लिए, वोटर कार्ड उसके लिए प्रायोरिटी नहीं होगी। इनफैक्ट आप उनकी बात छोड़िए, जो बिहार में होंगे उनके लिए भी शायद ना हो। ठीक है, जो मिडिल क्लास, तो वो तो ऐसे ही वोटिंग करने कहाँ जाती है। तो कितनों लोगों के लिए तो प्रायोरिटी ही नहीं है, कितने जाएंगे ही नहीं बनवाने के लिए, कितने वोट नहीं करने जाएंगे। तो जहां तक ये प्रोटेस्ट और इश्यू का सवाल है, इस चीज को सीरियसली लेने की जिम्मेदारी किसकी है? इट्स ऑल्सो ऑपोजिशंस रोल कि ऑपोजिशन इस मुद्दे का, क्योंकि हम सब इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस केस में। और ऑपोजिशन अगर इस चीज को नहीं उठाती है ढंग से, तो इलेक्शन का मतलब ही क्या है? अब तो जनता ये सोच रही है कि वोट करके फायदा क्या है अगर ये फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो यानी रहे। कहीं ना कहीं वही जो चुनावी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोकतंत्र को हम इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वही कमजोर हो चुके हैं। कमजोर हो चुका। मुझे इस बात का डर है कि लोग बॉयकॉट करना ना शुरू कर दें।
जी, ऑपोजिशन तो जब कुछ छोड़िए, होना ही नहीं जब है होना ही तब नहीं तो मैं वोट ही क्यों करूं, जाना जी। जैसे भी करना है करें। इसमें एक सवाल ये भी है कि जिस तरह के दस्तावेज दिए हैं कि उनको बनवाना, अगर मान लीजिए हो सकता है मेरे पास हो और मुझे रिन्यू कराना है, तो क्या बिहार जैसे राज्य में ये इतनी आसान प्रक्रिया है कि मैं 1 महीने में अपना काम धाम छोड़कर जाकर उनको उन कागजों को बनवा सकती हूँ? मैंने एक रिपोर्ट देखी थी बीबीसी पर ही। उस रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर बंदे ने कहा कि उसने नागरिकता के लिए कुछ अप्लाई किया था। बेचारे ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। 1 हफ्ते से चक्कर मार रहा है, मजदूर आदमी 1500 रुपए खर्च कर चुका है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। फिर वो जर्नलिस्ट उसके साथ जाता है उसी डिपार्टमेंट में, बोलता है इसका डॉक्यूमेंट क्यों अटका हुआ है, तो तुरंत वो प्रोसेस होता है, उस बंदे को मिल जाता है डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली। 1 हफ्ता वो चक्कर मारा, कुछ नहीं, तो ऑफ कोर्स वो जर्नलिस्टिक पावर उसको यूज करना। दूसरा, उसने बाइट ली उस ऑफिसर से जो भी वहां का था। उसने बोला कि 31,000 फॉर्म आए हैं पिछले 1 महीने में, उनका सिस्टम नहीं काम कर रहा है, हैंग कर गया, डॉक्यूमेंट क्या डाउन, और आप जानते हैं नेट कितना फास्ट होगा उन सब इला, तो कैसे बनाएगा कोई। आप 1 महीने के आपने कहा है इलेक्शन कमीशन में 1 महीने में आप ऑब्जेक्शन और क्लेम कर सकते हैं। भाई 1 महीने में हम कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट। और एक बात मैं बता दूं, एन्यूमरेशन फॉर्म जब नोटिफिकेशन निकाला 24 जून को, उस समय तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म मांगा, लेकिन जैसे ही हल्ला मचने लगा तो उन्होंने बोला ऐसे ही भर के दे दो एन्यूमरेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट बाद में देना। भाई बाद में भी जनता कहाँ से कहाँ से देगी, ले आएगी अगर है ही नहीं है तो? ही नहीं या बन ही नहीं सकता। मेरे पास खुद के पास शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स ना हो, सिवाय 10th क्लास के शायद ना हो डॉक्यूमेंट, हाँ 10th सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट्स ही ना मैं हो। अभी देख रहा था तो मुझे खुद डर लगा। मेरे पास सिर्फ 2 हैं, मेरा 10th का और पासपोर्ट, बस। हाँ पासपोर्ट है, हाँ, बस ये 10th 2 का हैं। पासपोर्ट है, तो हाँ। सोचिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ दिल्ली में और मेरे पास सिर्फ 2 हैं। और आशुदीप, पासपोर्ट मैं के लिए भी तो आधार मैं चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो 2 हैं ये बिहार में कितने लोगों के पास होंगे। एक चीज आप देखिए, इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए भी तो आधार आधार चाहिए, चाहिए, एग्जैक्टली। पासपोर्ट वगैरह आधार के नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आप कैसे, मतलब ऐसे कान पकड़ रहे हो, ऐसे मतलब इट्स गोइंग बैक टू आधार। जी। इट्स अ वेरी और इंपॉर्टेंट ये और जितने डॉक्यूमेंट जब मेरे डॉक्यूमेंट्स पास नहीं है इसमें तो वहाँ दर्ज कैसे किए हो गए हैं, जाएंगे। जब हम लोगों ने इसको बतौर पत्रकार जब हम लोग देख रहे थे, तो हर एक में कोई ना कोई ऐसा कार्ड है जिस कार्ड को आप अस्वीकार कर रहे हो। इन 11 दस्तावेजों को बनाने के लिए अगर आप कह रहे हो निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसके लिए भी आप घूम फिर के आधार पर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपको जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आप दस्तावेज कह रहे हैं उसमें आप घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि आप इसमें या तो राशन कार्ड शामिल कर लीजिए या इसमें आधार शामिल कर लीजिए। राशन कार्ड तो सब ज्यादातर लोगों के पास हुआ। इनफैक्ट मैं यहाँ तक बोलूंगी, अगर इलेक्शन कमीशन को ये प्रोसेस भी फॉलो करना है, चलिए आपको करना है, तो पहले तो सरकार को एक नेशनल आईडी बना के देना चाहिए। जैसे जो जिसको आप नागरिकता आप का प्रमाण नागरिकता मांगे। का प्रमाण, पहले जी आप वो बनाओ, फिर जी, इसके बाद आप ये प्रोसेस कोर्ट कह एक्सरसाइज देता करो। है, यूआईडीआई हाँ कह देता है कि नहीं आधार हाँ नागरिकता का हाँ, प्रमाण नहीं। नहीं है। अगर वो नहीं है तो हमारे लिए वो मैंडेटरी क्यों पहले है? तो आप ये वो तो अलग ही डॉक्यूमेंट सवाल तो है। एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इज एनफ फॉर मी टू प्रूव माय सिटीजनशिप। ये 11 डॉक्यूमेंट्स मांगने की जगह तो पहले तो वो चीज आप इन प्लेस लाओ। ऐसे ही इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी फ्लॉड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक आखिरी सवाल है, इसके आगे आप क्या रास्ता देखती हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है ये किस करवट जाएगा? और जो आखिरी जो लिस्ट आनी है सितंबर में, क्या आपको लगता है कि जितनी ये लिस्ट है इनमें से वेरिफिकेशन और क्लेम्स की भी जब हम बात करते हैं, तो लोगों के पास अगर जिसका नाम नहीं है उसके पास ये प्रमाण नहीं है कि उसने फॉर्म दिया था, क्योंकि उसमें एक लिस्ट है कि कितनों के फॉर्म नहीं मिले। ए कह रहा है ए ने फॉर्म दिया था, बी ने कहा मैंने भी फॉर्म दिया था, पर एक ने नहीं भी दिया था, पर जिसने नहीं दिया उसका नाम आ गया और जिसने दिया है उसका नाम नहीं। तो क्या ये किस तरीके की अफरा तफरी होने वाली है? और विधानसभा चुनाव बिल्कुल आ चुके हैं सर पर, तो किस तरह का, आप दोनों से ही ये सवाल है मेरा कि क्या किस तरह का आप देख रहे हैं कि आगे क्या आप फोर्सी कर सकते हैं बतौर पत्रकार? इससे भयंकर केओस आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कुछ बेहतर होंगी बिहार में। और चुनाव कैसे होंगे, चुनावी प्रक्रिया, पूरा कैंपेनिंग कहाँ जाएगी, कौन वोटर होगा, ये पूरा संशय के इस समय घेरे में बैठा हुआ है। जी पूनम, आप किससे देखते हैं ऐसे? देखिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। इन्होंने जो कहा ये भी सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्ट्रक डाउन हो गया था, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी कि नहीं होगा, लेकिन हुआ। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ऐसी चीजें मांगी गई है इलेक्शन कमीशन से, तो भाई आप बताओ भाई लिस्ट क्या शेयर किया। पॉलिटिकल पार्टीज तो कह रही है कि हमारे पास डेटा हाँ नहीं है। एग्जैक्टली, जी आप मतलब दिस इज जस्ट नॉट डन, क्योंकि ये वोटर की बात है यहाँ पर। एक ये जनता की बात है,
यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, यहाँ एक करप्शन का मैटर नहीं है। तो आई रियली होप कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसे इसी तरह देखे कि आप जनता का हक ले रहे हैं, और वो बहुत बड़ा राइट है मेरा, वोटिंग राइट। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट बिहार इलेक्शंस के पहले ये एसआईआर ना लागू हो, और सबके पास, जिसके पास भी वोटिंग, जिसके वोटर लिस्ट में नाम है 2025 जनवरी तक SSR हुआ था, उन लोगों को वोट करने का हक हो। भले ही बाद में अगर इन्हें एसआईआर कंडक्ट करना भी है जिस तरह से, तो वो बात का मैटर हो जाए, लेकिन फिलहाल इस पे स्टे लगना, दैट्स माय होप। जी, हम उम्मीद करते हैं कि या सुप्रीम फिर कोर्ट आधार का, कार्ड को इंक्लूड कर लें। जी हम कि यही हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले वो वोटर्स मैं आधार पे एक छोटी बात जोड़ दूं क्या, पल भर के लिए? पर्सनल किस्सा है लेकिन कह सकता हूँ अब मैं। पिछले महीने मेरे पिता का देहांत हुआ, और जो डेथ सर्टिफिकेट बनकर आया, आधार के बेस पर बनकर आया, उसमें 11 महीने की तारीख का अंतर है। आप कल्पना कीजिए कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। जो भी सारी कागजी कार्रवाई होनी है, तो ये हमारे साथ दैनिक स्तर पर हो रहा है। दिल्ली में ये आगरा में हुआ है, जो कि, और ये सोचिए ये किस तरह से हुआ है ये। और मैं उनसे पूछता हूँ, भाई ये क्या है? कहते हैं सिस्टम एरर है। और ये कौन इशू कर रहा है सर्टिफिकेट? MHA से आता है। ये सिस्टम एरर है, मुझसे कह दिया जाता है। इसका इलाज क्या है? मुझसे कहा जा रहा है, मैं सॉरी कि मैं पर्सनल बता रहा हूँ, लेकिन ये पर्सनल नहीं है, कंट्री वाइड। आई एम श्योर कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग शेयर करते हैं इस चीज़, इस पीड़ा को। अब इसके लिए एफिडेविट बनवाएंगे आप, मैं बताऊंगा कि मेरे, जबकि सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, कोई सिस्टम एरर है, कोई है जो एक डेट गलत पकड़ लेता है, और जो है अब मैं भागूंगा उसके लिए। जी। ये साफ करता है जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि जो कागजी कार्रवाई है जो भारत के सरकारी दफ्तरों में हो रही है, वो बहुत ही टीडियस एक्सरसाइज है। मैं क्या करूंगा उसका? जब निजी अनुभव की बात हो रही है, मेरे आधार कार्ड पे मेरे सरनेम की स्पेलिंग गलत है, जिसको सही करवाने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार मेरे होम टाउन की दौड़ लगानी पड़ी थी। बात कर रहे कौन लोग? जी जी, जी, पढ़े लिखे विशेष अधिकार हमारे प्रिविलेजेस, फोन घुमा सकते हैं, तो हमारी ये हालत है कि मेरे पिता का सर्टिफिकेट गलत आ जाता है, वो कहाँ क्या करेगा वो, बताइए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आए तो जो वोटर्स के अधिकार हैं, मतदाताओं के अधिकार हैं, वो बने रहें। आप दोनों हमारे शो में शामिल हुए, आपका धन्यवाद। नमस्कार।